साथियों, हमें कौन सी स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए। चाहे साथियों कुंवारे मर जाना, लेकिन इस स्त्री से कभी भी विवाह मत करना। जी हाँ साथियों, आज इसी विषय के बारे में बात करने वाले हम इस कहानी में। अतः साथियों, शीघ्र ही इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि साथियों कहा जाता है आधे अधूरा ज्ञान और आधी अधूरी कहानी साथियों कोई भी काम की नहीं होती है। जी हाँ साथियों, इसीलिए बिना स्किप किए हुए इस कहानी को एंड तक जरूर देखें और पूरे मन और लगन के साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहें साथियों। और साथियों, तभी यह जान पाएंगे कि आखिर वह कौन सी स्त्री होती है जिससे हमें विवाह नहीं करना चाहिए। चाहे कुंवारे रह लेना, लेकिन उस स्त्री से कभी भी विवाह मत करना, चाहे साथियों कुंवारे मर जाना। आइए साथियों, देर न करते हुए चलते हैं इस कहानी की तरफ। इससे पहले साथियों, मेरा एक निवेदन है, कृपया इस चैनल पे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि साथियों आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और साथियों, हमारे इस वीडियो में एक प्यारा सा भी कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आइए साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं इस कहानी की तरफ। और साथियों, उस राजकुमारी की 3 शर्तें भी थी। आखिर वह शर्तें कौन सी थी जिसे कोई भी पूरा नहीं कर पा सकता था। साथियों, कई मासूम लोगों को उस सेठ ने साथियों बंदी भी बना लिया था, लेकिन किसी की आह नहीं उठी कि यह सब क्या हो रहा है। उसी प्रश्न के चक्कर से साथियों कई लोगों को उन्होंने बंदी बना लिया था। साथियों, ऐसा कौन सा व्यक्ति था, ऐसा कौन सा राजकुमार था जिसने उस राजकुमारी की शर्तें भी पूरी की और उससे विवाह भी किया था साथियों। आइए साथियों, देर न करते हुए चलते इस कहानी की तरफ। साथियों, एक समय की बात है, एक गांव में एक राजा का राज्य था। वह साथियों उस गांव में राज करते थे और साथियों साथ ही साथ उनकी प्रजा भी उन्हें बहुत पसंद किया करती थी, क्योंकि साथियों वह अपनी प्रजा के लिए बहुत बहुत अच्छे काम किया करते थे। उनमें बुराई नाम की कोई भी चीज नहीं थी। किसी भी प्रजा पर कोई कष्ट नहीं आने देते थे। यदि कोई कष्ट आता तो उसे निःशुल्क ही सावधान किया करते थे साथियों। साथियों, उसका एक राजकुमार भी था जिसका नाम पद्मराज था साथियों। साथियों, उनका एक ही बेटा होने के कारण वह उन्होंने अपने बेटे को ही सारा राज सौंप दिया था, क्योंकि साथियों वह एक नौजवान राजकुमार था। वह साथियों एक अच्छा धनुर्धर भी था। फिर भी साथियों वह कभी भी शिकार खेलने नहीं गया था। साथियों, एक समय की बात है, उस राजा के दरबार में उस पद्म कुमार के 3 मित्र आए और उनके पास अजीब सी अद्भुत शक्तियां थी। जब भी साथियों उन राजा से अपनी शक्तियों के बारे में बखान कर रहे थे, तभी साथियों उस पद्म कुमार के पिता ने सुन लिया। और साथियों वह पद्म कुमार ये बातें सुनकर के वह बहुत ही खुश हो जाता है। एक मित्र तो धनुर्विद्या में बहुत ही निपुण था साथियों। दूसरा साथियों वायु के साथ भाग सकता था, दौड़ सकता था। और साथियों तीसरा मित्र था जिसे कोई भी नहीं देख सकता था, उसे वह देख सकता था, चाहे वह कोई भी हवा हो। और उस पद्म राजकुमार ने उस तीनों मित्रों के साथ काफी समय बिताया और उसके मन में उन तीनों लोगों के साथ किसी जंगल में टहलने की इच्छा हुई और उन्होंने विचार किया कि हमें इन तीनों मित्रों के साथ कहीं टहलना चाहिए। तभी साथियों उसने जाकर के अपने पिताजी से कहा, हे पिताश्री, हमें आज्ञा दीजिए, हम इन 3 मित्रों के साथ में कहीं टहलने जाना चाहते हैं, हम इनके साथ जाना चाहते हैं, हम इनके साथ अपना समय बिताना चाहते हैं। तभी साथियों वह राजा जो था वह अपने बेटे को बाहर भेजने के पक्ष में नहीं था, लेकिन उस तीनों मित्रों के आसन पर, उनके विश्वास पर उस राजकुमार की अच्छे से देखभाल करी। तभी वह राजा सोचता है कि आखिर हमारे पद्म कुमार की तो अच्छे से देखभाल ये कर ही रहे हैं और ये हमारे राजकुमार के लिए कोई भी कष्ट नहीं आने देंगे। और उनका वचन सुनकर के उन्होंने अपने बेटे को आज्ञा दे दी कि जाओ राजकुमार, तुम टहल आओ। तभी साथियों दूसरे दिन वह पद्म कुमार उन तीनों मित्रों के साथ में, तभी साथियों वह राजकुमार यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में जाते समय उस राजकुमारी ने देखा कि एक जाल में चिड़िया फंसी हुई है और उस जाल में से निकलने के लिए वह बहुत ही संघर्ष कर रही है और बहुत ही प्रयास कर रही है। जब वह उस जाल में से निकलने का प्रयास करती थी, फिर वह और ज्यादा फंस जाती थी। तभी साथियों उस राजकुमार को उस चिड़िया पर दया आ जाती है, इसीलिए साथियों उसने उस जाल को काट दिया और वह चिड़िया आजाद हो जाती है। तभी उस चिड़िया ने उस राजकुमार का भला मुखड़ा देख करके कहा कि ओ भले राजकुमार, मेरी जिंदगी बचाने के लिए बार बार धन्यवाद। मैं तुम्हें धन्यवाद करता हूँ। मैं चिड़ियों का राजा हूँ। आपको जरूरत पड़ने पर मेरे सभी राज्य के जितनी भी चिड़िया है वो आपके सामने हाजिर हो जाएंगी। आपका मुझ पर एहसान है। आपको केवल धरती पर बैठ करके मेरा नाम ही पुकारना है और फिर हम सभी आपके पास दौड़े चले आएंगे। जो भी परेशानी, जो भी संकट होगा, उससे आपको भी निकालने का हम काम करेंगे। साथियों जब वह राजकुमार उस चिड़िया पर मुस्कुराया और आगे के लिए चल दिया, साथियों उस राजकुमार ने रास्ते में चलते हुए देखा कि एक बिल में एक चूहा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साथियों उस गड्ढे में किसी ने पानी डाला था, इसीलिए
उसका गड्ढा बहुत चिकना हो गया था, इसीलिए जब जब साथियों वह ऊपर आने का प्रयास करता था तब तब वह फिसल के नीचे गिर जाता था। तभी साथियों उस राजकुमार को दया आ जाती है और वह उस गड्ढे में, उस बिल में अपना तीर एक रस्सी में बांध करके डालता है और उस रस्सी के सहारे वह चूहा आ जाता है। तभी वह चूहा बहुत बहुत धन्यवाद देता है और कहता है, हे राजकुमार, आज से तुम्हारा मुझ पर एहसान है। अगर कोई भी विपत्ति पड़े आप पर, कोई भी संकट में हो आप, कोई भी परेशानी हो, तो मुझे जरूर पुकार लेना। मैं तुम्हारे सुख दुख में अवश्य साथ हूँगा। सिर्फ आपको तो धरती पर खड़े होकर बस एक सीटी मारनी है और मैं तुम्हारे साथ अपने सभी साथियों के साथ में हाजिर हो जाऊंगा। तभी साथियों ऐसा सुनकर वह राजकुमार बहुत मुस्कुराया, अपने मन में बहुत ही खुश हो रहा था और साथियों आगे के लिए निकल पड़ा। साथियों वह राजकुमार चलते चलते उस सेठ के राज्य में जा पहुंचा जहां पर वो शर्तें रखी जाती थी। और साथियों उसी नगर में पहुंच जाता है वह पद्म राजकुमार और उसी गांव में साथियों वह विश्राम करता है, उसी रात को वहीं पर बिताता है। उन्हें यह मालूम तो था ही कि यहाँ का सेठ बहुत ही दुष्ट है, बहुत ही स्वभाव वाला है, जिसने उन्हें कई राजकुमारों को बंदी बना लिया है जो उसकी बेटी राजकुमारी से विवाह करने आए थे और उनकी 3 शर्तें पूरी नहीं कर पाए थे। इसीलिए उस सेठ ने उन लड़कों को बंदी बना लिया। तभी साथियों वह आगे बढ़ता है, तभी साथियों सुबह होता है, तभी वह उठ करके आगे चलने लगता है। तभी रास्ते में देखता है कि जिस सेठ ने जिन राजकुमारों को बंदी बनाया था उनके पिताश्री उसके द्वार पर भटक रहे थे और अनुनय विनय कर रहे थे, बहुत रो रहे थे। तभी साथियों वह राजकुमार पूछने लगता है, तभी वह कहने लगा कि क्या बात है, आप यहाँ पर क्यों पड़े हुए हो और आप रो क्यों रहे हो। और साथियों वे भी तीनों मित्र उसी के साथ थे। तभी साथियों उन्होंने जवाब दिया कि हे राजकुमार बेटा, और उन्होंने पूछा कि आप इधर क्यों आए हो और कहाँ जा रहे हो। तभी उस राजकुमार पद्म कुमार ने कहा कि यहाँ के सेठ की लड़की है और उसके साथ में हम विवाह करने के लिए आए हैं और मैंने यह भी सुना है उसने कई राजकुमारों को बंदी भी बना लिया है। क्यों बंदी बनाया है, हम उसे छुड़ाने का प्रयास करेंगे। तभी साथियों उन राजकुमारों के पिताओं ने कहा, हे बेटे राजकुमार, तुम यहीं पर ठहर जाओ, तुम वहां पर मत जाओ, तुम्हारे लिए बहुत ही खतरा साबित हो सकता है वहां जाना। जिस राजकुमारी के साथ तुम विवाह की इच्छा लेकर के आए हो, मेरा कहने का मतलब यह है कि चाहे तुम कुंवारे मर जाना, लेकिन इस लड़की से, इस राजकुमारी से कभी भी विवाह मत करना। तभी वह पद्म कुमार कहता है कि हे भाई अनु, ऐसा उस लड़की में क्या है जो कि हम विवाह भी ना करें। तभी साथियों उन राजकुमारों को पिताओं ने कहा, हे बेटे, यहाँ की राजकुमारी की 3 शर्तें हैं। 3 शर्तों को वह सेठ बखान करता है। जो भी उन 3 शर्तों को नहीं बता पाता है और उन्हें उन 3 प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता है तो उसे वह सेठ बंदी बना लेता है, उसे कारागार में डलवा देता है। जिसने हमारे बेटों को भी बंदी बनाकर रख लिया है, वे भी साथियों तुम्हारी तरह ऐसे ही आस लेकर गए थे और उनको भी उसने बंदी बना लिया है। मैंने बहुत ही अनुनय विनय किया, लेकिन उस दुष्ट सेठ ने मेरे बच्चों को नहीं छोड़ा। अब तुम कृपा करके उस राजकुमारी के साथ विवाह की इच्छा लेकर ना जाइएगा, नहीं तो ये सेठ आपको भी बंदी बना सकता है। तभी वह पद्म कुमार उन पुरजनों को विश्वास दिलाता है, सब्र दिलाता है कि आप निश्चिंत रहिए, हम आपके बेटों को भी छुड़ाएंगे और उस राजकुमारी से शादी भी करेंगे। और साथियों उस पद्म कुमार ने निश्चय कर लिया और उन बंदी बने पुरुषों के पिताओं को यह तसल्ली दी कि हम जरूर छुड़ा करके लाएंगे। और साथियों उस पद्म कुमार ने उन पुरजनों को समझाया और उन्होंने कहा कि मुझे इस राजकुमारी से शादी की चिंता नहीं है, मुझे उन पुरजनों को बंदी बने हुए हैं उन्हें छुड़ाने की चिंता ज्यादा है। तभी साथियों उस पद्म राजकुमार ने कहा अपने मित्र से, जो साथियों ना दिखता हुआ वो भी देख सकता था। तभी वह राजकुमार पद्म कुमार अपने मित्र से कहने लगा, हे मित्र, वो 3 प्रश्न कौन से हैं आखिर उस सेठ के जो नहीं बता पाते हैं और वह उन्हें बंदी बना लेता है। तभी साथियों वह मित्र उस पद्म राजकुमार को सब कुछ बता देता है। तभी साथियों अगला दिन जब होता है तो वह पद्म राजकुमार उस सेठ के द्वार पर पहुंच जाता है और उसने अपना परिचय देते हुए उस सेठ से कहा कि और उस शर्तों से अनजान होते हुए भी उस सेठ की बेटी का हाथ मांग लेता है। तभी उस सेठ ने उस राजकुमारी की शर्तें बताई और हंसने लगा कि यह राजकुमार भी उन राजकुमारों की टोली में शामिल हो जाएगा जो बंदी बने हुए हैं। तभी साथियों वह पद्म राजकुमार ने उन सेठ से उन 3 प्रश्नों के बारे में पूछा कि आखिर वह 3 प्रश्न कौन से हैं, कि आखिर वह 3 शर्तें कौन सी हैं। तभी साथियों वह सेठ कहता है कि मेरी पहली शर्त यह है कि जहां से बजरंगबली अब संजीवनी बूटी लेकर आए थे उसी पर्वत पर सुंदर हरे फूल खिलते हैं, सुंदर लाल फूल खिलते हैं और मैं उस अपनी बेटी के बालों में लगाने के लिए कल सुबह सूर्य उदय होने से पहले उन्हें लाना असंभव है, क्योंकि साथियों सूर्य की पहली किरण पड़ते ही उसका रंग फीका पड़ जाता है। इसलिए पहली मेरी शर्त यह है कि सूर्य उदय होने से पहले
जहां से बजरंगबली संजीवनी बूटी को लेकर आए थे, उसी पर्वत स्थल पे एक पुष्प का पेड़ है जिसके फूल लाल खिलते हैं। उस फूल को तोड़ करके आपको लाना है और मैं अपने राजकुमारी के बालों में लगाऊंगा और उसके सूर्य उदय की किरणें अगर उस फूल पर पड़ गई तो उसका रंग फीका पड़ जाएगा। तभी उस सेठ ने समझाया कि हे पद्म राजकुमार, तुम ये क्या कर पाओगे। साथियों, यह बहुत ही असंभव कार्य था। साथियों, उस पर्वत पर जाना तो मुश्किल था, फिर जाने के बाद में उस पुष्प को ढूंढना और उसके बाद में साथियों और सूर्य उदय होने से पहले वापस आना। साथियों, इतना वक्त बजरंग बली के ही पास था। वो तो सदा बजरंग बली थे, प्रभु श्री राम के भक्त थे साथियों, जो रात रात में लेके आए थे सूर्य उदय होने से पहले साथियों। तभी साथियों उस पद्म राजकुमार ने अपने मित्रों से सलाह मांगी और एक मित्र ने अपने दिव्य दृष्टि से देख लिया कि वह फूल किस स्थान पर है। और तभी साथियों दूसरे मित्र ने कहा, जो वायु के साथ भाग सकता था, दौड़ सकता था, तभी कहने लगा, हे पद्म राजकुमार, आप टेंशन न लीजिए, उस फूल को तोड़ने मैं जाऊंगा और उस फूल को मैं लेकर के आऊंगा। तभी साथियों वह पद्म राजकुमार कहता है उस सेठ से कि हे सेठ महाराज, आप चिंतित मत होइए, मैं रात ही रात में सूर्य उदय होने से पहले वह पुष्प आपको लाकर दे दूंगा। तभी साथियों अगले ही क्षण वो चल पड़ा और साथियों उसका एक मित्र देख लेता है कि वह कौन से स्थल पर स्थित है पुष्प का पेड़। साथियों दूसरा मित्र होता है और वह दौड़ता हुआ जाता है, वायु से भी तेज भागने वाला। तभी तीसरे मित्र ने कहा आधी रात होने के बाद में कि हमारा मित्र उस पर्वत पर पहुंच गया है और फूलों को तोड़ करके वह वापस आ रहा है। तभी साथियों वह उसका मित्र जो था वह सूर्य उदय होने से पहले उस सेठ के पास पहुंच जाता है और उस फूलों को लेकर के वह पद्म राजकुमार सेठ से मिलने को बेताब होने लगता है। तभी साथियों वह सेठ यह सब देख करके बहुत मुस्कुराए। तभी उसने मन में सोचा कि हे राजकुमार, मैं तुम्हारे इस पहली शर्त से इतना खुश नहीं हूं। और उसे साथियों यह एहसास भी नहीं हुआ कि मैं इससे पूछ सकूं कि इतनी जल्दी यह पुष्प कैसे लेकर आया है वहां से, कि यह असंभव कार्य तुमने कैसे पूरा किया है। तभी साथियों उस सेठ ने दूसरी शर्त बताई कि अपने नौकरों से गेहूं के दानों की 4 बोरी मंगवाई और फिर उसने अपने खेतों में मिट्टी के साथ मिला दिया और उस पद्म राजकुमार से कहा कि कल सुबह तक तुम्हें इस मिट्टी से इस गेहूं के दाने को निकालना है और कल सुबह तक पूरी 4 बोरी भर जानी चाहिए। जितनी हमने डाली है उससे एक भी दाना कम नहीं होना चाहिए। तभी उस पद्म राजकुमार ने कहा कि हे सेठ महाराज, यह भी कार्य आपका पूरा हो जाएगा, यह भी आपकी शर्त पूरी होगी। साथियों दूसरे कार्य इतना कठिन था कि उसे कर पाना असंभव था साथियों। तभी उस पद्म राजकुमार ने छल भर सोचा और उसने कहा कि तभी उसे उस चिड़िया की याद आ जाती है जिसने एक जाल में फंसे हुई चिड़ियों को बचाया था और उसने ये भी कहा था कि आपको कोई भी कष्ट हो, विपत्ति में हो तो मुझे आवाज लगा देना। तभी साथियों उसने बैठ करके उस चिड़ियों को आवाज लगा दी। तभी वहां पर साथियों हजारों चिड़िया वहां पर मौजूद आ जाती हैं। तभी वह राजकुमार उन चिड़ियों को अपना काम समझा करके वह सोने के लिए चला जाता है। जब साथियों वह सुबह अपने खेत पर वापस गया तभी उसने अनाज का ढेर देखा। तभी साथियों शीघ्र ही वह सेठ भी वहां पर पहुंच जाता है और उन्होंने अपने नौकरों को वह 4 बोरियों भरने को कहा। तभी साथियों जब ही सारा बीज भर गया तभी उस सेठ ने देखा कि यह तो 4 बोरी पूरी भर गई हैं और इस खेत में अन्न का एक भी दाना नहीं है। आखिर यह दाना कहां से इतनी जल्दी कर सका, आखिर यह काम इतनी जल्दी इसने कैसे किया। उस सेठ को उस पद्म राजकुमार से पूछने का यह साहस नहीं हुआ कि इसने यह सब कैसे कार्य किया है, मैं पूछ सकूं। तभी साथियों वह सेठ कहता है, यह पद्म राजकुमार, तुम बहुत ही बुद्धिमान लगते हो कि मुझे पक्का विश्वास है कि हे पद्म राजकुमार, जो मेरी तीसरी शर्त है उसे तुम कभी भी पूरा नहीं कर पाओगे, वह बहुत कठिन कार्य है। तभी वह पद्म राजकुमार कहता है, हे सेठ महाराज, आप आज्ञा दीजिए, आप अपनी तीसरी भी शर्त बताइए। तभी साथियों वह पद्म कुमार राजकुमार कहता है कि हे सेठ महाराज, आप अपनी तीसरी शर्त भी बोलिए, वो भी मैं आपकी पूरी करने का प्रयास करूंगा। कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है कि मैंने आपको देखते देखते 2 शर्तें पूरी कर दी हैं, कि आपको यह भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आपकी मैं तीसरी शर्त पूरी नहीं कर पाऊंगा। तभी वह सेठ कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम तीसरी शर्त पूरी नहीं कर पाओगे। तभी साथियों वह पद्म राजकुमार कहता है कि हे सेठ महाराज, बोलिए तो सही कि आपकी तीसरी शर्त क्या है। तभी साथियों वह सेठ कहता है कि सुनिए पद्म राजकुमार वर्मा, कि मेरे खेत पर एक बहुत बड़ा वृक्ष है जो बहुत ही सड़ रहा है और कल तक तुम्हें इसे महीन चूरन बनाना है और याद रखे इस पेड़ को काटना मना है। उस सेठ ने उस पद्म राजकुमार को तीसरी शर्त समझाते हुए तभी साथियों उस पद्म राजकुमार ने उस सेठ के खेत पर जाकर के देखा कि एक वृक्ष जो सड़ रहा है और उसे सेठ ने मुझे इसे चूरन बनाने के लिए कहा है। तभी साथियों वह जमीन पर बैठ करके और यह सोचने लगा कि इसे कैसे होगा। तभी साथियों उसे उस चूहे की याद आ जाती है और वह पद्म राजकुमार कहता है कि हे चूहे, मेरी आकर के मदद कीजिए। तभी साथियों ऐसा कहने पर
वहां पर सैकड़ों चूहे प्रकट हो जाते हैं और उस पेड़ को कुतरने लगते हैं। उस सुबह तक साथियों उस पेड़ का नामो निशान नहीं था। उस पेड़ की जगह पर एक महीन चूरन का ढेर था। तभी साथियों उस सेठ को उस पद्म राजकुमार के काम पूरा होते देखा तो उसे बहुत ही खुशी हुई। तभी साथियों वह पद्म राजकुमार को वह अपने घर पर बुलाता है। तभी वह सेठ कहता है उस राजकुमार से, हे पद्म राजकुमार, तुमने तीनों प्रश्न कठिन कार्य पूरे किए हैं, इसलिए मैं अपना वचन पूरा कर देता हूँ। मेरी राजकुमारी बेटी से विवाह करने के लिए तैयार हो जाओ। तभी वह पद्म राजकुमार कहता है, सेठ महाराज सुनिए कि मैं तुम्हारी बेटी से विवाह तो कर लूंगा, पहले मेरी भी एक शर्त है कि जिन लोगों को तुमने अपने कारागार में बंदी बनाकर रखा है उन्हें मुक्त कर दिया जाए। तभी साथियों वह सेठ तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दे देता है तुरंत जो कैदियों को आजाद कर दिया जाए। लेकिन साथियों उस सेठ को उस पद्म राजकुमार को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वह उन लोगों को छुड़वाएगा, इसलिए वह उस पद्म राजकुमार से वह सेठ नाराज हो चुका था। तभी साथियों उस सेठ ने अपनी राजकुमारी और पद्म राजकुमार से विवाह बहुत खुशी के साथ कर देता है। तभी साथियों वह पद्म राजकुमार अपने नगर के लिए बहुत ही खुशी से रवाना अपने मित्रों के साथ हो गया और उन्हें रथ दिया गया। सभी साथियों अपने द्वार तक पहुंच जाते हैं और साथियों ये भी था उन्होंने अपने वादे के समक्ष और राजकुमारों को आजाद भी करा दिया था। और साथियों उस सेठ ने इस बीच एक आदेश भी अपने सैनिकों को दिया था कि उस पद्म राजकुमार के और उनके मित्रों के साथ एक आक्रमण किया जाए और उन्हें बंदी बना लिया जाए और उस राजकुमारी को छीन करके वापस ला जाए, क्योंकि वह पद्म राजकुमार बहुत ही चतुर साबित हुआ, क्योंकि उसने उस राजकुमारों को आजाद कराने को उन्होंने अपनी मौत को दावत दी है। इसीलिए साथियों उस सेठ ने उस सैनिकों को आदेश दे दिया कि जल्दी से जाओ और उस पद्म राजकुमार पर आक्रमण कर दो और हमारी बेटी राजकुमारी को छीन लाओ और उस पद्म राजकुमार और उनके मित्रों को बंदी बनाकर ले आओ। तभी साथियों उस पद्म राजकुमार को जैसे ही उस सेठ की चाल को पता चलता है, उसने और उसके धनुधारी मित्र ने उन्हें बहुत ही चतुराई से सामना किया और उन्हें चकनाचूर कर दिया। साथियों कुछ तो सैनिक मारे गए और कुछ सैनिक उनसे डर के मारे भाग जाते हैं। साथियों इसके बाद साथियों तभी साथियों वह पद्म राजकुमार अपने घर पहुंचता है और अपने माता पिता से मिलता है। तभी साथियों उनके माता पिता बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसके पिता का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और साथियों उसको अपने बेटे को राजा बना देते हैं और खुद भगवान के ध्यान में लीन हो जाते हैं। साथियों तभी साथियों वह जो राजकुमार थे जिस सेठ ने बंदी बना लिया था, वह पद्म राजकुमार उनको छोड़ने के लिए उनके द्वार तक जाता है और साथियों यह सब देख करके उनके माता पिता बहुत ही खुश हो जाते हैं। और साथियों उस पद्म राजकुमार के जो 3 मित्र थे वह उनकी सहायता करने के लिए गए थे, क्योंकि उनके मित्र बने हुए थे। साथियों तभी साथियों उन माता पिता के पास में पहुंचते हैं तो वह माता पिता कहते हैं, हे पद्म राजकुमार, तुमने ये सब कैसे किया? तभी साथियों वह पद्म राजकुमार उन्हें सब बताता है कि हमें एक चिड़ियों ने सहारा दिया और हमारे इन तीनों मित्रों ने सहारा दिया और एक चूहे ने भी हमारी मदद की थी। तभी साथियों वह कहते हैं कि हे राजकुमार, यह पद्म राजकुमार, चाहे कुछ भी हो जाए ऐसी स्त्री से कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए जिसकी शर्तें हों, वह साथियों कभी भी एक की नहीं हो सकती। तभी साथियों उन्होंने बताया कि ऐसी स्त्री से कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए, चाहे कुंवारे रह लेना, चाहे कुंवारे मर जाना, लेकिन ऐसी स्त्री से कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए। तभी उनके मित्रों ने कहा कि हे राजकुमार, कभी भी अपने जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितने भी लाख कोसत कष्ट हो जाए, लेकिन हमें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो साथियों हमने आपको यह कहानी के माध्यम से आपको सब बता ही दिया है कि आखिर हमें कौन सी स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए। साथियों तो आज की उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर साथियों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही साथ एक प्यारा सा भी कमेंट कर दें। अभी तक साथियों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज साथियों आपसे यही अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ एक जय श्री राम का कमेंट भी कर दें। साथियों आपके एक सब्सक्राइबर से कुछ नहीं जाता, हम आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। साथियों आप सब्सक्राइब करेंगे, हमारा एक परिजन बढ़ेगा, हमें बहुत ही दिल खुश होगा। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद साथियों।